नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले महा तूफान की हम बात करेंगे। सावधान, क्योंकि आ गया है तूफान। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। रेमल तूफान ने दस्तक के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बंगाल समेत कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। बड़ी खबर जान लीजिए आप, पश्चिम बंगाल रेमल तूफान पहुंच चुका है। बंगाल में तेज हवा के साथ भारी बारिश लगातार जारी। कई जगह तेज आंधी से पेड़ उखड़े और साथ ही खबर यह कि कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में हवाई और रेल सेवा पर भी रोक लगाई गई है। हवाई और रेल सेवा पर सीधा असर पड़ता हुआ इस तूफान का अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान का असर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर बारिश हुई है और कहीं पर पेड़ उखड़े हैं। हवाई और रेल सेवा पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है। आंधी से पेड़ उखड़ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समंदर तट पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से समुद्र किनारे ना जाने की अपील भी वहां पर की गई है और साथ ही घरों में ही रहने की सलाह वहां पर लोगों को दी गई है। वहीं हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ के वहां पर एनडीआरएफ की 14 टीमें अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में बारिश, कहीं पर पेड़ वहां पर गिरे, पेड़ उखड़े और बिजली के खंभे गिरे, उससे भी बिजली कनेक्शन को अलग अलग हिस्सों में काटा गया है। और आम लोगों से भी अपील ये की गई है कि आप बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों पर ही रहें, ये कहा गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। रेमल तूफान का असर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल के दीघा से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइक्लोन रेमल ने लैंडफॉल कर लिया है और दक्षिण 24 परगना और बांग्लादेश के बीच के इलाके में लैंडफॉल हुआ है, जिसकी वजह से तेज हवाएं जो दिन भर चल रही थी और उसके साथ साथ लगातार हो रही बारिश भी जो कभी थम रही है तो कभी तेज हो रही है। समुद्र का नजारा आपको अंधेरे में ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। किस तरह से इस समय लो टाइड होनी चाहिए थी, लेकिन समुद्र में पूरी तरह से उफान है, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस चक्रवाती तूफान ने लैंडफॉल तो कर लिया है, लेकिन गति हवाओं की 130 किलोमीटर से ज्यादा है अलग अलग जगह पर। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब लैंडफॉल होता है तो ऐसा है नहीं कि लगातार हवा चल रही हो, उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न जगहों पर अलग अलग ढंग से इसका असर होता है। चक्रवाती इसलिए कहते हैं क्योंकि हवा गोल घूम कर चलती है और अपने साथ किसी को भी और कुछ भी समेट कर ले जाने का प्रवाह और ताकत रखती है। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके को खाली कराया जाता है। और इस बार क्योंकि लैंडफॉल कुछ दूर पर हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको बता दें कि कई इलाकों में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर, बीरभूम आसपास के जिलों में लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ कहीं पर होर्डिंग्स गिर गए हैं तो कहीं पर लोगों को चोट आने की अभी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से कई रास्तों पर बाधाएं जरूर हो रही हैं। फिलहाल कई ऐसे इलाके हैं जिसमें इस तरह से खास तौर से तटवर्ती इलाके जिन्हें पूरी तरह से खाली करा लिया गया और लगातार पुलिस को भी तैनात किया है उन इलाकों में जहां पर पर्यटन सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं। और यही वजह है कि इन इलाकों में अभी भी तैनाती पूरी रात रखी जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, एबीपी न्यूज। तो दीघा में भी रेड अलर्ट है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कहां पर रेड अलर्ट है, आइए आपको जानकारी हम विस्तार से देते हैं। कोलकाता में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर कल लैंडफॉल हुआ, उसके बाद से लगातार बारिश का दौर वहां पर चल रहा है। ये पूरा मैप आप देख रहे हैं। हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर दक्षिण 24 परगना, नादिया और मुर्शिदाबाद, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है सरकार की तरफ से भी। और साथ ही लोगों से भी ये अपील की गई है कि आप अपने घरों पर ही रहें। इन जगहों पर हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर दक्षिण 24 परगना, नादिया और मुर्शिदाबाद की ये खबर है कि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, रेमल तूफान पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता दें। महा तूफान पर एक्शन मोड में पीएम मोदी आ गए हैं। पीएम ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की है इस पूरे चक्रवाती तूफान को लेकर। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है, पीएम मोदी ने यह कहा कि हालात पर गृह मंत्रालय की नजर है और साथ ही बंदरगाह, रेलवे, हाईवे पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बंगाल में असर दिखाई दे रहा है रेमल तूफान का, लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी की नजर भी लगातार बनी हुई है। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है, पीएम मोदी ने यह कहा है, और हालात पर गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही बंदरगाह,
रेलवे हाईवे पर निगरानी के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। ताजा हालात क्या बने हुए हैं, इसको लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की पश्चिम बंगाल को लेकर, और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं संभावित नुकसान को भांपते हुए, इस पर भी चर्चा अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने की। अपने आवास पर हाई लेवल ये मीटिंग हुई, समीक्षा बैठक पीएम मोदी की तरफ से। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है। राज्य की सरकार ये कह रही है कि मुकम्मल इंतजाम वहां पर किए गए हैं जिससे नुकसान ना हो, कोई अनहोनी ना हो, और केंद्र की भी लगातार नजर है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि बंगाल सरकार को हमारा पूरा समर्थन है, केंद्र का समर्थन है, और साथ ही गृह मंत्रालय की नजर भी वहां पर लगातार बनी हुई है। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बंगाल में महा तूफान का असर दिखाई दे रहा है। हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में, दिशा निर्देश दिए गए हैं पीएम मोदी की तरफ से भी, एक्शन में पीएम नजर आ रहे हैं, और साथ ही तेज आंधी से वहां पर नुकसान किस तरीके से हुआ है उसकी तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर वहां से सामने नहीं आई है, लेकिन कई जगहों से पेड़ गिरने की खबरें सामने आई हैं, कई जगहों से रास्ते जो हैं वो बाधित हो गए हैं, लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार मौजूद है, मुस्तैद है, जो रास्तों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। 3 तस्वीर, बंगाल में महा तूफान, और राज्य की सरकार ने भी वहां के लोगों से ये कहा कि अलर्ट पर आप रहें, और साथ ही दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी ने की है। और देखिए आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, समुद्र में लहरें किस तरीके से उठी है वो पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तेज हवाएं वहां पर चली और झमाझम कई इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा आंधी से पेड़ वहां पर उखड़े हुए हैं, और साथ ही देखिए समंदर पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया। जो तटीय इलाके हैं वहां के लोगों को हालांकि पहले ही उन इलाकों को खाली कर लिया गया है, लोगों को अलग जगह पर पहुंचा दिया गया, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घरों पर ही रहें। सलाह लोगों को ये दी गई है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। एनडीआरएफ की 14 टीमें कहा जा रहा है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग तटीय इलाकों में इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये 6 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। महा तूफान, चक्रवाती तूफान रेमल का असर किस तरीके से नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में लहरें यहाँ पर उठ रही हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में नजर आ रहा है। वो कोलकाता हो, हुगली हो, पूर्वी मिदनापुर हो, मुर्शिदाबाद हो, इन नादिया हो, इन जिलों में कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर तेज बारिश का सिलसिला कल रात से ही लगातार जारी है। कल रात को लैंडफॉल शुरू हुआ, उसके बाद से अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश का और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। ये 6 तस्वीर, एक तरफ राज्य की सरकार ने मोर्चा वहां पर संभाला है, साथ ही जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो भी वहां पर मुस्तैद हैं, और दूसरी ओर दिल्ली में भी पीएम मोदी ने लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि राज्य की सरकार की हर संभव केंद्र से मदद की जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात लोकसभा चुनाव की, और बात करेंगे लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस दीदी भाभी की। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्रयास अपने तेज कर दिए हैं, और यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी रैली और रोड शो के जरिए बीजेपी को रोकने का बीड़ा उठाया गया। भीड़ भी इनकी सभाओं में, इनकी रैलियों में बहुत आ रही है, लेकिन क्या इस जोड़ी में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चौंकाने की ताकत है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, मोदी वर्सेस दीदी भाभी। देखिए दीदी इसलिए क्योंकि कांग्रेस के समर्थक इसी नाम से प्रियंका गांधी को संबोधित करते हैं, और भाभी यानी कि डिंपल यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डिंपल यादव को भाभी कहकर पुकारते हैं। तो सवाल वही है कि क्या दीदी और भाभी की जोड़ी मोदी के सामने चैलेंज है? देखिए नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का ये रोड शो भीड़ के लिहाज से तो हिट रहा। समर्थकों से पटी सड़क पर कांग्रेस के झंडे भी दिखे और एसपी का भी झंडा। गठबंधन में सब बढ़िया है का संदेश देता हुआ नजर आया। नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार करारी शिकस्त खा चुके अजय राय के लिए प्रियंका और डिंपल का ये रोड शो बूस्टर से कम नहीं। सवाल है कि क्या वाराणसी में अपराजय समझे जाने वाले मोदी के खिलाफ दीदी और भाभी की ये जोड़ी माहौल बना पाएगी? क्या यूपी में प्रियंका और डिंपल को एक जगह एक साथ देखकर इंडिया अलायंस के वोटर्स का जोश बढ़ा है?
और क्या नरेंद्र मोदी के करिश्माई असर को फीका करने का दम दीदी और भाभी की जोड़ी में है? इस सवाल का जवाब हम वाराणसी के वोटर से लेकर राजनीति की करवट पर दशकों तक नजर रखने वाले विश्लेषकों से भी जानेंगे। लेकिन पहले वाराणसी को लेकर दीदी और भाभी की तैयारी देख लीजिए। 13 और 14 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। रोड शो और नामांकन का कार्यक्रम था। इस दौरान मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव की आराधना की। दूसरी तस्वीर 25 मई की है, जब प्रियंका और डिंपल ने वाराणसी में रोड शो से पहले काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के दर्शन किए। सनातन में आस्था दोनों ओर से दिखी, लेकिन विजय का आशीर्वाद किसे मिला, ये 4 जून को पता चलेगा। अब चुनाव का अंतिम दौर सामने है। 1 जून को वाराणसी समेत देश की 57 सीटों पर वोटिंग है। तो क्या आखिरी चरण में खासकर यूपी में डिंपल और प्रियंका की ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप गेम चेंजर बन सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी 1984 से उत्तर प्रदेश जा रही हैं। राजीव जी के साथ उन्होंने 1984 में पहली बार अमेठी का दौरा किया था। उसके बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्हें महासचिव बनाया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। लेकिन प्रभारी होते हुए भी कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा वोट के हिसाब से और सीट के हिसाब से नहीं जिता पाई प्रियंका जी। उनके ही प्रभारी कार्यकाल में अमेठी का चुनाव कांग्रेस हारी है। उनके ही प्रभारी कार्यकाल में 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी किसी तरह से बहुत बड़ा प्रभावी साबित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में या 2024 के चुनाव में होंगी, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही। और डिंपल जी और प्रियंका जी का जो रोड शो हो रहा है या जो रैली हो रही है, उसमें आने वाली भीड़ वोट में परिवर्तित होगी, इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि डिंपल जी सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं है और कांग्रेस नेता के रूप में प्रियंका वाड्रा जी का अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है वो विफल साबित हुआ है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ये दोनों जो महिला नेता हैं अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में इनका नाम है, प्रियंका गांधी का भी और डिंपल यादव का भी। तो इसलिए जब स्टार प्रचारक या इस तरह के लोग इस कद के नेता प्रचार करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, एक नया जोश आता है, लेकिन उससे वोट बदल जाएगा आखिरी समय पर, ऐसा लगता नहीं। वोटिंग प्रेफरेंस जो है लोग अपना पहले से डिसाइड करके रखते हैं। जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहा जाता है, मुझे इस चुनाव में दिख रहा है कि उसकी संख्या बहुत ही कम है। लोग तय करके बैठे हैं कि या तो मोदी के पक्ष में वोट देना है या मोदी के खिलाफ वोट देना है। तो इस चुनाव प्रचार का जो आखिरी चरण में हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि पड़ेगा। यूपी में प्रियंका गांधी का फोकस 3 सीटों पर सबसे ज्यादा है। पहली है रायबरेली, क्योंकि वहां से उनके भाई राहुल मैदान में हैं। दूसरी सीट है अमेठी, क्योंकि वहां से पार्टी और परिवार दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। और तीसरी सीट है वाराणसी। इंडिया गठबंधन हर कीमत पर वाराणसी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। तो क्या डिंपल और प्रियंका की जोड़ी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी से ज्यादा अपील है? देखिए, प्रियंका जी का चेहरा मोहरा इंदिरा जी से मिलता है। ये राजनीति में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्रभावकारी होगा, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, पर वो संघर्ष में तब के खड़ी हुई थी और 1969 में उन्होंने नई कांग्रेस खड़ी किया अपने दम पे, और वही कांग्रेस आज भारत में है। रही बात चेहरा मिलने के कारण प्रियंका जी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी कांग्रेस को कर पाएंगी, तो इंदिरा जी के कार्यशैली और प्रियंका जी के कार्यशैली में बहुत अंतर है। इंदिरा जी देश की जनता में अपनी स्वीकार्यता बनाई थी और प्रियंका जी देश की जनता और कांग्रेस के अंदर भी अभी तक स्वीकार्यता नहीं बना पाई हैं। जहाँ तक डिंपल जी का सवाल है, तो डिंपल जी अभी भी सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी मुलायम सिंह यादव की बहू के रूप में जानी जाती हैं और डिंपल जी खुद अपना एक लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में वो एक सुरक्षित सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तैयार कर पाएंगी, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती।
नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई नहीं औपचारिक रूप से, तब से ये कहा जाता था कि उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। जाहिर है कि इंदिरा गांधी की पोती हैं तो उनकी झलक तो दिखेगी, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसका चुनाव पर कोई असर पड़ता है, ये दिखाई नहीं दिया। 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और अमेठी रायबरेली की भी प्रभारी थी। तो ऐसे में उनके प्रचार के बावजूद राहुल गांधी चुनाव हार गए। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हमास पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। राफा में रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई है और साथ ही 35 लोगों की मौत की जानकारी वहां से सामने आ रही है। राफा कैंप में आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, जिसके बाद वहां पर कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक की गई इजराइल की तरफ से, और उसके बाद इस एयर स्ट्राइक में 35 लोगों की जान गई है। हमास पर इजराइल ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है, बड़ी जानकारी इस वक्त। राफा रिफ्यूजी कैंप पर यह एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, जिसमें 35 लोगों की मौत कहा यह जा रहा है कि इस कैंप में आतंकी छिपे हुए थे, जिसकी आशंका पर यह एयर स्ट्राइक इजराइल ने की। कश्मीर ने फैसला सुनाया, पाकिस्तान क्यों घबराया। पूरे देश की निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी राउंड की लड़ाई बाकी है। लेकिन इन नतीजों से पहले पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने कश्मीर में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी हैं, वो घबराया हुआ है। क्योंकि इस बार बम्पर मतदान करके कश्मीर की आवाम ने ये बता दिया है कि उसने तरक्की का वो रास्ता चुन लिया है जिससे पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। आतंक की गोली पर भारी, लोकतंत्र की बोली। इस देश से आतंकवाद को समाप्त, देश से नक्सलवाद को समाप्त। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी चोट, कश्मीर में पड़े रिकॉर्ड तोड़ वोट। दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। 370 के बाद बदली तस्वीर, महिला वोटर बनी नजीर। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में आस्था, कश्मीर ने चुना विकास का रास्ता। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस डेवलपमेंट हुई है, लोग उसी के हिसाब से वोट डालना चाहते हैं। हमने इसलिए वोट दिए हैं कि मसले हल हो जाएंगे। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, वोटिंग से खत्म हुई नफरत की आग। जिन्ना लैंड के दावे झूठे, 35 साल बाद कई रिकॉर्ड टूटे। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। न पत्थरबाजी, न बुलेट की दादागिरी, सब पर भारी वोट की बाजीगरी। ना पत्थरबाजी है, ना बुलेट की दादागिरी है, लोकतंत्र की बोली आतंक की हर गोली पर भारी है। क्योंकि जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान दहशतगर्दी के सपने बुनता था, उसने वोट की चोट से ऐसा प्रहार किया है कि 35 साल का रिकॉर्ड एक झटके में ध्वस्त हो गया है। चौबीस का चुनावी महाभारत अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। चरणों को मिलाकर देश की 486 सीट पर वोटिंग हो चुकी है और 57 सीटों पर बाकी है। लेकिन लोकतंत्र के उत्सव की जो तस्वीर कश्मीर से आई है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि इस बार घाटी में वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह देख जिन्ना लैंड की नींद उड़ गई है।
बारामूला में 59.1%, अनंतनाग राजौरी में 54.46% और श्रीनगर में हुई 38.49% वोटिंग ने 35 साल के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, क्योंकि 1989 का वो भी चुनाव था जब बारामूला में 5.48%, अनंतनाग राजौरी में 5.09% और श्रीनगर में बिना वोटिंग के ही फैसला हो गया था। जम्मू कश्मीर में जहां पर अभी तक लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों की भागीदारी की, वहां पर भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आतंकवाद का जो डर है वो डर खत्म हो रहा है और बड़ी बात यह है कि लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस में विश्वास बढ़ रहा है। खासतौर पर कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर मतदान का जो प्रतिशत है वो दहाई भी छू नहीं पाता था, वहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ना ये बताता है कि कश्मीर में किस तेजी से फिजा बदल रही है। कश्मीर के लिए ये नई सुबह जैसी है, क्योंकि एक वो भी वक्त था जब कश्मीर आतंक और दहशतगर्दों की गिरफ्त में था, जहां बुलेट के आगे बैलेट का दम निकलने लगता था। अलगाववाद की बोली का डर गोली से भी बढ़कर था। ऐसे कई सालों तक दर्द की इंतहा सहते दुख की काली रातें कश्मीरियों ने बिताई हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कश्मीर और उसकी आवाम के लिए नई सुबह लेकर आया है। छठे चरण में जब अनंतनाग राजौरी में वोटिंग शुरू हुई तो सुबह से ही बूथ पर लगने वाली लंबी लाइनें लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर की खुशी बयां कर रही थी। यहाँ पे बड़ी संख्या में देखे तो मतदाता है, लाइन्स में लग चुके हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार अनंतनाग के इलाके में भी अच्छी खासी वोटिंग होगी। इस बार कई ऐसे मतदाता भी घर से निकले जिन्होंने कई दशकों से वोट नहीं डाले थे, डर आतंकवाद का रहा हो या अलगाववाद का। लेकिन जब सुरक्षा की गारंटी मिली तो लोकतंत्र में आस्था जगने में देर नहीं लगी। इस साल पहला वोट है। इस साल पहला वोट है आपका? पहला वोट है इस साल। कैसा लग रहा है ये पहले वोट? अच्छा लग रहा हूँ सर। आज हमारा पहला वोट है। पहला वोट है तो कैसा लग रहा है पहला वोट? पांचवें चरण में इधर कश्मीर के बारामूला में वोटिंग हो रही थी तो उधर मुंबई में शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे सितारे वोट डाल रहे थे। लेकिन असली हीरो बने कश्मीर के वो लोग जिनके जज्बे के आगे मुंबई मतदान की रेस में बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि साउथ मुंबई में जहां मुश्किल से 50% वोटिंग हुई, वहीं बारामूला में बम्पर 59.01% मतदान हुआ। दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे। कश्मीर में हुई बम्पर वोटिंग इसलिए भी खास है कि धारा 370 से मिली आजादी के बाद ये पहला चुनाव है। अनुच्छेद 370 हटाना इसलिए इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भारत के सभी कानून लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ मिले तो लोगों ने अपने आप को देश से, बाकी देश के हिस्से से अपने आप को कनेक्ट किया। 370 के खात्मे के बाद ये वो पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में वोट पड़ रहे हैं और उसका असर साफ दिख भी रहा है। सरकार ने यही कोशिश की थी कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें, अपनी नई सरकार चुनें, अपना उम्मीदवार चुनें, और वो कोशिश रंग लाती दिखी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वहां पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। हालांकि अनंतनाग राजौरी की मतदान से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर घर से निकलेगा, जो बता देगा कि उसे दिल्ली का फैसला मंजूर नहीं है। अब वोट की ये चोट 370 के पक्ष में है या महबूबा के खिलाफ, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के लोगों का भरोसा फिर से लोकतंत्र में बढ़ा है, उससे एक सवाल बड़ा है, क्या कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का सही समय आ गया है? जिस तरह से लोग खुलकर वोट डालने आ रहे हैं, इस वक्त उनको चुनाव आयोग को दिसंबर तक
ऐसा मुझे लगता है। दिसंबर तक उनको विधानसभा चुनाव की घोषणा करनी चाहिए और वहाँ विधानसभा चुनाव कराने चाहिए, ताकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा वापस मिलनी चाहिए और वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो लोगों को मिलेगा और लोग फिर से और खुश होंगे। क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसकी डेडलाइन अब करीब आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी जानकारी बंगाल से आपको दे दे। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंचा के अभी जानकारी ये वहां से सामने आ रही है कि एक शख्स की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान का असर दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त कोलकाता के एंटाली इलाके में एक शख्स की जान गई है। घर की छत टूटने से कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत यहां पर हुई है। कई जगह तेज आंधी से पेड़ उखड़े हैं। तेज आंधी का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है पश्चिम बंगाल के, लेकिन कोलकाता से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में अब तूफान का असर किस तरीके से दिख रहा है ये देखिए आप। एंटाली इलाका है जहां पर एक शख्स की मौत हुई घर की छत टूटने की वजह से। ये बड़ी जानकारी। कई जगहों से जानकारी ये है कि तेज हवाएं चल रही हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग इलाकों में तेज हवाएं वहां पर महसूस की जा रही हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने कोलकाता के एंटाली इलाके से सामने आ रही है कि वहां पर एक शख्स की जान गई है घर की छत टूटने की वजह से। रेमल तूफान का असर किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, उसकी 6 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। समुद्र से लहरें लगातार उठ रही हैं। तेज हवाओं का दौर भी वहां पर चल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश भी हो रही है और साथ ही कई हिस्सों में पेड़ गिरे हैं। कई हिस्सों पर पेड़ उखड़ने की जानकारी कई हिस्सों से सामने आई है। इसके अलावा अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया और अलग अलग जिले ऐसे हैं वहां पर जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज शाम 4:53 तक रहेगी। फिर पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 27 मई 2024 सोमवार का दिन है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुभ योग एवं भवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार धनु राशि में शाम 4:02 तक, फिर 4:03 से मकर राशि में रहेगा। आज राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहु काल तथा यमघंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। आज अमृत की चौगड़िया मुहूर्त प्रातः 5:29 से प्रातः 7:18 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा शाम 4:02 तक, फिर शाम को 4:03 से पूर्व तथा दक्षिण दिशा की यात्रा कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगी। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8:59 से प्रातः 11:12 तक, फिर दोपहर 3:50 से शाम 6:06 तक लेना शुभ रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए शुभ समय प्रातः 9:20 से प्रातः 11:10 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज चंद्रमा के शाम 4:02 तक राशि से भाग्य भाव से भ्रमण के कारण मानसिक स्थिरता व प्रसन्नता रहेगी। फिर शाम 4:04 से चंद्रमा के दशम घर से भ्रमण के कारण आपके कार्य व व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। आज छोटे भाई के घर चल रही किसी कलह को सुलझाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है।
आज शाम 4:02 तक चंद्रमा के अष्टम भाव से भ्रमण के कारण मन में चिंता व तनाव हो सकता है। वायरल बैक्टीरियल डायरिया हो सकता है। ऑफिस का कार्य घर पर करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज शाम 4:03 के बाद भाग्य स्थान से चंद्रमा के भ्रमण से मन में नई ऊर्जा व उत्साह का संचार होगा। आज विद्यार्थी किसी समर कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व अशुभ दोनों प्रभावों को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी रिश्तेदार के साथ संबंधों में आई कटुता दूर होगी। जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। साझेदारी में चल रहे व्यापार का दक्षिण दिशा में विस्तार हो सकता है। किसी महिला कर्मचारी या महिला मित्र के साथ वाद विवाद हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी तथा मन में उत्साह बना रहेगा। किसी महिला रिश्तेदार के कारण मदर इन लॉ के साथ आपका विवाद हो सकता है। दोस्तों को फाइनेंशियल सीक्रेट पता चलने से आपका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है। घर का कोई कर्मचारी पारिवारिक कलह के कारण घर छोड़कर जा सकता है। सिंगिंग डांसिंग को अपनी हॉबी बनाना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ज़्यादातर समय शुभ ही जाने वाला है। राशि में चंद्रमा के पंचम भाव से शाम 4:02 तक भ्रमण से मन में प्रसन्नता रहेगी। अपनी तथा परिवार की बेहतरी के शुभ विचार आएंगे। आज ईमानदारी व नैतिकता के गुणों से संबंधित कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है। बच्चों को उनके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में आपकी सलाह काम आएगी। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन एक दो बातों को छोड़कर शुभता से भरा रहेगा। राशि से चंद्रमा का चौथे भाव से भ्रमण के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है। शांति भरे घर के माहौल में दो सदस्यों के बीच वाद विवाद होने के कारण मन परेशान हो सकता है। मदर इन लॉ व माताजी के साथ संबंधों को सहज बनाएं। मदर इन लॉ व माताजी की सेवा करने से चंद्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पहले से अच्छा रहेगा। राशि से चंद्रमा के 4:02 तक पराक्रम भाव में रहने से आज आपका जोश हाई रहेगा तथा मन में अलग व नया करने के विचार उत्पन्न होंगे। छोटे भाई के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। किसी पुराने मित्र के साथ चल रही अनबन दूर हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ पलों को ला रहा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नियमित योग साधना से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। आपकी मजबूत इच्छा शक्ति तथा कार्य को सही तरीके से करने की भावना आपको कार्यस्थल पर विशेष उन्नति की तरफ लेकर जा सकती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद व शुभता को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच परिवार के लोगों में नया उत्साह ला सकती है। समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आज आपकी मीटिंग हो सकती है। कार्यस्थल पर नए बॉस के साथ मीटिंग सफल रहेगी। आज कुछ समय अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नए विचार व नई ऊर्जा को ला रहा है। व्यवसाय से संबंधित किसी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी योग्यता से प्रभावित होकर आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। सिंगल व सेपरेटेड लोगों का आज अकेलापन दूर हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन पलों को ला रहा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी तथा नियमित वर्कआउट करने के कारण आप अपने बढ़े हुए वेट को घटाने में सफल होंगे। किसी भी समस्या में बड़ी बहन की सलाह आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। ऑनलाइन बिजनेस करने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। ईमानदारी व नैतिकता से भरा जीवन आपकी साढ़ेसती से संबंधित समस्याओं को कम कर सकता है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। कुछ घटनाएं आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकती हैं, लेकिन शाम 4:03 के बाद
आपकी मनोस्थिति में सुधार होने की संभावना है। बैंक से संबंधित लेन देन में आज आप सावधानी बरतें। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।